अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है। इन तीनों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उनके कार्य का आधुनिक महत्व यह समझने में है कि कैसे कमजोर देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए। पुरस्कार स्वरूप 11 मिलियन करोड़ 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्तकर्ताओं के बीच उनके योगदान के सम्मान में बांटी जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी उसके अनुसार दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि अक्टूबर महीने में पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है और दिसंबर महीने में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, लेकिन जो अर्थशास्त्र का है ना, ये 1969 में पहली बार दिया गया था। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ना, ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। और नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया जा सकता है, साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को नॉर्वे देखने को मिल जाएगा, ये स्वीडन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों को आप लोग देख ही रहे हैं। अध्ययन के प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है इनकी? तो 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध में यह पता लगाया गया कि किस प्रकार विभिन्न संस्थागत संरचनाओं ने विशेष रूप से यूरोपीय औपनिवेशित देशों में समृद्धि के मार्ग को प्रभावित किया है, और जिन क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों को उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा, वहां उनके बचने की संभावना कम तथा शोषणकारी संस्थाएं स्थापित करने की संभावना अधिक थी, जो अक्सर आधुनिक युग में भी जारी रही। शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भूगोल या फिर संस्कृति के बजाय संस्थागत अंतर आर्थिक परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और विभाजित आप देखिए शहर नोगेल्स का उदाहरण, जहां मैक्सिकन पक्ष की तुलना में अमेरिकी पक्ष के पास अधिक आर्थिक अवसर और राजनीतिक अधिकार हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। नोगेल्स अमेरिका मैक्सिको सीमा पर स्थित एक एरिजोना राज्य है। यह मैक्सिको में स्थित इसके जुड़वा शहर हीरोइका नोगेल्स से अपनी सीमा साझा करता है। दोनों शहरों को इंटरनेशनल एवेन्यू द्वारा अलग किया गया है, जो दोनों देशों के बीच सीमा बनाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में जान लीजिए। तो साइमन जॉनसन, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में सुना है ना, तो 2007 से 2008 में अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, और वर्तमान में आप देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। IMF के बारे में भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1944 में, और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 मेंबर हैं इसके। डेरॉन एस मोगलू के साथ मिलकर उन्होंने पावर एंड प्रोग्रेस आवर 1000 ईयर स्ट्रगल ओवर टेक्नोलॉजी एंड प्रोस्पेरिटी 2023 नामक पुस्तक भी लिखी, और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कई देशों में गरीबी राजनीतिक और आर्थिक संस्थागत व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है, और जिससे समाधान जटिल तथा दीर्घकालिक हो जाते हैं। डेरॉन एस मोगलू MIT प्रोफेसर और साइमन जॉनसन के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा है कि उनका कार्य व्यापक रूप से लोकतंत्र का समर्थन करता है, और गैर लोकतांत्रिक शासन से संक्रमण करने वाले देशों में आमतौर पर 8 से 9 वर्ष के भीतर महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि देखी जाती है। लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि लोकतंत्र कोई आसान समाधान नहीं है। और जेम्स ए रॉबिन्सन के साथ मिलकर उन्होंने व्हाई नेशंस फेल द ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी 2012 नामक की पुस्तक भी लिखी हुई है इन्होंने। जेम्स ए रॉबिन्सन कौन है? तो ये अभी आप देखिएगा। तो शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, और डेरॉन एम
एस मोगलू के साथ ब्राई नेशंस फेल के सह लेखक हैं। अपने कार्य के आधार पर उन्होंने सोवियत संघ जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था के तहत आर्थिक समृद्धि बनाए रखने की चीन की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया है। और आप देखते हैं कि इस बात पर प्रकाश डाला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई समाज उत्पीड़न और विशेष अधिकार की पिछली प्रणालियों पर काबू पाकर समावेशी समाजों में परिवर्तित हो गए हैं। अब बात आती है अर्थशास्त्र के का नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। तो यह पुरस्कार, जिसे औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में की गई थी और पहली बार 1969 में दे दिया गया था। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले वार्षिक नोबेल पुरस्कारों का पूरक है, जिसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार की गई थी। और अन्य उल्लेखनीय अर्थशास्त्र पुरस्कार, तो 2023 में आप देखते हैं कि क्लोडिया गोल्डिन को लैंगिक वेतन अंतर पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 2022 में बेन वर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिग ने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए प्रदान किया गया था। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने आर्थिक सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हायक, जलवायु परिवर्तन विश्लेषण के लिए विलियम नॉर्डहॉर्स तथा व्यापार सिद्धांत के लिए ली पॉल क्रोगमैन शामिल हैं। 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को गरीबी उन्मूलन पर शोध के लिए दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कारों में लैंगिक असमानता, तो अर्थशास्त्र पुरस्कार भौतिकी के बाद दूसरा सर्वाधिक पुरुष प्रदान पुरस्कार है, जो केवल 3 महिलाओं की प्रदान किया गया है। यह वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के ऐतिहासिक रूप में से कम प्रतिनिधित्व को भी दर्शाता है। तो इन पुरस्कारों के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जरूर आप लोग आंसर दे पाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।